नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज की कहानी बहुत सारे लोगों ने फरमाइश की थी, लेकिन पूरी कहानी मैं कभी और सुनाऊंगा। उस कहानी का एक दूसरा पार्ट है जो मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आज पहले कई फिल्मों में देखा, कई बार मेरे आर्मी में बहुत सारे दोस्त हैं, उनसे जब बातचीत करता हूं तो मैंने उनसे पूछा था, मेरे मन में बड़ी ये जिज्ञासा थी जानने की, अगर जंग के दौरान बॉर्डर पर दो देशों की जो सेना होती है, जो फौज होते हैं, एक दूसरे को जब पकड़ लेते हैं तो फिर उनके साथ क्या होता है। तो कई फिल्मों में मैंने देखा, कई किताबों में पढ़ा है कि जब एक फौजी अफसर दूसरे फौजी अफसर को अपना बंधक बना लेता है तो उसमें ये बातचीत आती है कि ये बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो जवाब आता है कि वही जो एक फौजी अफसर को दूसरे फौजी अफसर के साथ करना चाहिए। ये लाइन बहुत अच्छी लगती है और इस लाइन में बहुत गरिमा है कि दो दुश्मन देशों की सेना फौज जंग में हार जीत तो होती है, एक दूसरे को पकड़ भी लेते हैं, युद्धबंदी बना लेते हैं, लेकिन उनमें से एक दुश्मन देश की फौज को आपने पकड़ लिया और दूसरा फौजी अफसर उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। और जब वो पलट के कहता है कि वही जो एक सेना के अफसर के साथ दूसरे सेना के अफसर को करना चाहिए, बहुत गहरे मतलब है इसके। आज की कहानी की जमीन यही है। दो देशों के बीच लड़ाई होती है, दो देशों की सेना आपस में लड़ती है, लेकिन ये जो बाकी लड़ाई, इस बॉर्डर पे लड़ी जाने वाली जंग सबसे अलग होती है, इसलिए कि वहां दोनों तरफ की सेना अपने अपने देश की सुरक्षा के लिए लड़ रही होती है, अपने देश के लोगों के लिए लड़ रही होती है। तो एक आम लड़ाई या एक आम गैंग वॉर, कत्लेआम, खून खराबा, उससे कहीं ये अलग चीज होती है, क्योंकि आप उनकी मंशा या नियत पे सवाल नहीं खड़ा करते हैं किसी भी देश की सेना पर, क्योंकि वो अपना फर्ज निभा रहे हैं, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। इसी फर्ज की एक नायाब कहानी है ये। आमतौर पर दो देशों की सेना के बीच दुश्मनी होती है, लड़ाई होती है, मारपीट होती है, लेकिन ऐसा शायद ही कभी सुनने में मिले कि एक जंग के दौरान एक सेना का अफसर मारा जाए और दुश्मन देश के सेना का एक अफसर ये कहे कि क्या खूब लड़ा, क्या बहादुरी से लड़ा और इसे इसका हक मिलना चाहिए। और न सिर्फ वो कहे, बल्कि उस देश की सरकार अपने दुश्मन देश की सेना के अफसर की इस बात को गंभीरता से ले और उसे अपने देश की सर्वोच्च पुरस्कार से नवाजे, सम्मान दे। ऐसा हुआ है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच, ऐसा हुआ है। एक पाकिस्तानी फौजी अफसर जिसको पाकिस्तान ने अपनाने से मना कर दिया, उस फौजी अफसर के लिए एक हिंदुस्तानी फौजी अफसर पाकिस्तानी सरकार से यह कहता है कि क्या खूब लड़ा, क्या बहादुरी से लड़ा, इसे इसका ड्यू मिलना चाहिए, इसे इसका हक मिलना चाहिए। और उसके बाद पाकिस्तानी सरकार उसे उसका हक देती है। ये एक अपने आप में नायाब कहानी है। इस कहानी की जमीन है करगिल। करगिल वॉर हम सब जानते हैं। मई से लेकर जुलाई 1998 के दौरान ये जंग लड़ी गई। करगिल की पूरी कहानी विस्तार में, डिटेल में कभी सुनाऊंगा, हल्की सी झलकियों के बाद असली कहानी पे आऊंगा। हुआ यह था कि 1998 में पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, और उस वक्त पाकिस्तानी आर्मी के जो चीफ थे वो थे जहांगीर करामात। कुछ बात ऐसी हुई जो नवाज शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी चीफ में अनबन हो गई। जहांगीर करामात को रिटायर होना था और रिटायरमेंट से पहले पाकिस्तान में कई बार ऐसा होता है, जो आर्मी चीफ होते हैं उनको एक्सटेंशन भी दिया जाता है। तो जनरल जहांगीर करामात के एक्सटेंशन को लेकर सवाल उठ रहे थे। इसी दौरान में नवाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर थे, इन दोनों के रिश्ते जो है थोड़े उसमें अनबन आ गई और कुछ ऐसी बातें जनरल जहांगीर करामात ने कह दी जो नवाज शरीफ को बुरी लगी। और एक नवाज शरीफ ने पॉलिटिकल रैली में बाकायदा जहांगीर करामात के खिलाफ बात कर दी और उन्होंने कहा कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और जनरल जहांगीर करामात ने इस्तीफा दे दिया रिटायरमेंट से पहले। अब सवाल हुआ कि नेक्स्ट आर्मी चीफ पाकिस्तान का कौन। यहीं से कहानी बदलती है। नवाज शरीफ ने जनरल जहांगीर करामात के बाद जिस शख्स को पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ बनाया
उसका नाम था जनरल परवेज मुशर्रफ, जो आगे चलकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। वही परवेज मुशर्रफ जिनको नवाज शरीफ ने खुद आर्मी का चीफ बनाया, और उन्हीं परवेज मुशर्रफ ने आगे चलकर नवाज शरीफ का तख्ता पलट दिया। तो जहांगीर करामात से अनबन हुई, जहांगीर करामात को इस्तीफा दिलवाया गया, जनरल परवेज मुशर्रफ को नया पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनाया गया, वो भी और कई सीनियर लोग अफसरों के होते हुए भी। परवेज मुशर्रफ उस वक्त मोस्ट सीनियर अफसर नहीं थे जिनको आर्मी चीफ बनाया जाता, लेकिन ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का फैसला था, और उन्होंने परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ बना दिया। यहीं से कहानी शुरू होती है। 1998 में मुशर्रफ बनते हैं। उसके बाद करगिल की कहानी शुरू होती है। 3 मई 1998 को एक चरवाहा करगिल में पाकिस्तानी सेनाओं को देखता है, और वो भाग कर आता है, और जो वहां पे नीचे पोस्टेड थे अपने भारतीय फौज के लोग, उनको बताता है कि उसने पाकिस्तानी वर्दी में पाकिस्तानी सेना को करगिल में देखा है, और अपनी भारतीय सीमा की हद के अंदर। ये सुनते ही भारतीय फौज के कान खड़े हो जाते हैं। इसके बाद 5 मई को भारतीय फौज की एक टुकड़ी इस चरवाहे की बताई हुई बात को पता करने के लिए कि कितना सच्चाई है, क्या वाकई पाकिस्तानी आर्मी करगिल में घुस चुकी है, एक टुकड़ी भेजती है कि जाकर सच्चाई का पता लगाओ। लेकिन जब ये टुकड़ी को भेजा जाता है तो इन्हें ये मालूम नहीं था कि पाकिस्तान कितनी तैयारी से आया हुआ है। उस टुकड़ी के लोगों को पाकिस्तान पकड़ लेता है भारतीय फौज की, और उनमें से 5 हमारे जवानों को वो शहीद कर देता है। ये खबर पाकिस्तानी जो आर्मी थी उसके बाद हिंदुस्तानी फौज को पता चलती है। मामला फिर दिल्ली तक आता है। हड़कंप मच जाता है कि करगिल में पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ की है, पाकिस्तान से बातचीत की जाती है। पाकिस्तानी सरकार, नवाज शरीफ साफ इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमारी आर्मी करगिल में नहीं है, ये आपके घुसपैठिए होंगे। इसके बाद पाकिस्तान यही राग अलापता रहता है कि करगिल में कश्मीर की आजादी को लेकर जो अलगाववादी लोग हैं, जो घुसपैठिए हैं, आतंकवादी हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं, पाकिस्तानी सेना का कोई इसमें रोल नहीं है। लेकिन ये बात हजम नहीं होती। इसके बाद फिर भारतीय सेना को अलर्ट किया जाता है, करगिल भेजा जाता है, और ये जंग शुरू होती है मई 1998 में। लेकिन पाकिस्तान ने करगिल वॉर की बहुत पहले से तैयारी कर रखी थी, हमें उसकी जानकारी नहीं थी। पाकिस्तानी सेना करगिल में ऊंचाई पर थी और हम नीचे थे। उनके लिए निशाना बनाना आसान था, हमारे लिए बचना मुश्किल था। तो भारतीय टुकड़ी जब वापस करगिल की तरफ जाती है तो पाकिस्तानी सेना पलटवार करती है, और जो हमारे गोला बारूद का पूरा स्टोर था करगिल में, वो नष्ट हो जाता है। हमारे पास लड़ने के लिए हथियार नहीं, गोला बारूद नहीं, और हम नीचे, पाकिस्तानी सेना ऊपर ऊंचाई पर। हमारे लिए बड़ा मुश्किल भरा काम ये। लेकिन खैर जंग शुरू होती है, एयरफोर्स को भी इसमें शामिल किया जाता है। इसके बाद ये जंग लगभग 3 महीने तक चलती है, मई, जून, जुलाई। और इस जंग में दोनों तरफ से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इसी दौरान जब ये जंग अपनी चरम पर था, और इस जंग को, करगिल को वापस लेने के लिए जो हम लोगों ने ऑपरेशन शुरू किया था, उसका नाम था ऑपरेशन विजय। और आज भी हम लोग इस करगिल के ऑपरेशन विजय को मनाते हैं। ये जंग जारी थी, धीरे धीरे हम लोग हावी अब हो रहे थे। पाकिस्तान ने जो शुरुआत में फायदा उठाया था उसको हम कम कर रहे थे, और करगिल के साथ साथ जो हाईएस्ट चोटी थी वहां पे टाइगर हिल, वहां पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। टाइगर हिल पे पाकिस्तानी सेना को एडवांटेज ये था कि वो हाइट पे थे, ऊंचाई पर थे। तो जैसे ही टुकड़ी नीचे से ऊपर की तरफ आती है तो वो नजर में आती है, और नीचे से ऊपर हमला करना मुश्किल होता, ऊपर से नीचे हमला करना आसान होता, और पाकिस्तान को ये एडवांटेज था। तो टाइगर हिल पे 3 ऐसे पोस्ट बना रखे थे, 3 तरफ से पाकिस्तानी सेना हमला कर रही थी, जिसका कोड नेम दिया गया था 129 ABC। और यहीं से बहुत नुकसान हो रहा था हमारी फौज को। यहां से कहानी में एक नए पाकिस्तानी अफसर की एंट्री होती है। पाकिस्तान में एक फौजी अफसर था जिसका नाम था कर्नल शेर खान।
ये कर्नल आर्मी की रैंकिंग नहीं थी। कर्नल शेर खान के दादा पाकिस्तानी आर्मी में थे। 1948 में जो कश्मीर पे हमला किया था पाकिस्तान ने जस्ट आजादी के बाद, और कश्मीर को पूरा हड़पना चाहता था, उस जंग में हिस्सा लिया था कर्नल शेर खान के दादा ने। कर्नल शेर खान के दादा को फौजी वर्दी बहुत पसंद थी, और इसीलिए जब उनका पोता पैदा हुआ तो उन्होंने उस पोते का नाम ही रखा कर्नल शेर खान। ये कर्नल रैंक नहीं, उसका नाम था। तो कर्नल शेर खान नाम रखने के बहुत सारे मसले भी पैदा हुए। जैसे घर पे कभी फोन आता था तो ये इधर से फोन उठाकर कर्नल शेर खान मुस्कुरा कर कहा करता था कि मैं कर्नल शेर खान बोल रहा हूं। तो सामने वाला फिर सर कहता था, या फोन पे जो भी एक इज्जत दी जाती है, तो फिर वो मुस्कुरा के कहता था कि नहीं, मैं कर्नल मेरा नाम है, रैंक नहीं है। मैं आपको बात कराता हूं अपने दादा से जो अफसर थे। कर्नल शेर खान को बचपन में ही चूंकि कर्नल का नाम दे दिया गया, दादा की ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तानी आर्मी में आए। 1992 में उसने पाकिस्तानी जो मिलिट्री स्कूल है वहां पे एडमिशन लिया, और फिर 1996 में बल्कि वो पाकिस्तान में फौज में सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर बहाली हुई। बहाली के बाद कर्नल शेर खान ने खुद कहा कि उसे कश्मीर की पहाड़ियों पर, ठंडी जगहों पर जाकर वहां पे चौकी बनाना, दुश्मनों से मुकाबला करना, ये उसे पसंद है तो भेजा जाए। उसकी इस ख्वाहिश पे हालांकि शुरू में नहीं भेजा गया, लेकिन वो फिर भेजा गया। और कई बार ऐसे हुए कि कर्नल शेर खान ने परमिशन भी नहीं ली और कई ऐसे चौकी बना डाले। इसी दौरान में करगिल वॉर चल रहा था। तो अब धीरे धीरे भारतीय फौज अपने दबदबे को बहाल कर रही थी और ऊंचाई पे वो धीरे धीरे कब्जा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब भी पाकिस्तानी टुकड़ी टाइगर हिल पे कब्जा करके बैठी हुई थी। तो जो 3 उन्होंने रास्ते बना रखे थे 129 ABC कोड 1, उनमें से 2 पे धीरे धीरे भारतीय फौज का कब्जा हो गया। अब एक ही बचा था। A और B भारतीय फौज ने कब्जा कर लिया था, C सिर्फ बचा था एक रास्ता। लगा कि जीत जाएंगे। जनरल बाजवा हमारे उस वक्त के जो फौजी अफसर थे वो इसको लीड कर रहे थे, और धीरे धीरे उसके बाद जब A और B पे कब्जा बहाल हो गया तो लगा कि अब जंग खत्म होगी, लेकिन जंग खत्म नहीं हुई, उसके बाद भी चलती रही। और उसकी वजह थी सिर्फ एक शख्स, कर्नल शेर खान। कर्नल शेर खान को पाकिस्तानी आर्मी ने खासतौर पर टाइगर हिल भेजा और कहा कि आपके पास जो भी बचे हुए फौजी जवान हैं उनके साथ आप मुकाबला कीजिए। कर्नल शेर खान टाइगर हिल पहुंचते हैं। 4 जुलाई 1999 की रात अंदाजा लगाते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। उसके बाद अपने सारे जो बची हुई फौज की टुकड़ी थी उसको बुलाया जाता है। एक शहादत पे स्पीच दी जाती है कि जंग के मैदान में मौत का मतलब क्या होता है, और कर्नल शेर खान एक बहुत ही जबरदस्त स्पीच देकर अपने जवानों में जोश भरता है। इसके बाद तय होता है कि अगली सुबह 5 बजे भारतीय टुकड़ी पे हमला किया जाएगा। रात गुजरती है, सुबह होती है। कर्नल शेर खान जो C रास्ता था बचा हुआ, बाकी 2 हार चुके थे, अपनी बची खुची टुकड़ी के साथ भारतीय सेना पर हमला करता है। भारतीय सेना ने भी तैयारी कर रखी थी, दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग होती है। लेकिन ये लड़ाई जो हमारे हिसाब से कुछ देर में निपट जानी चाहिए, ऐसा होता नहीं है, घंटों चलती है। इससे पहले 2 कोशिश और की थी हम लोगों ने टाइगर हिल पे कब्जा करने की। ऊंचाई की वजह से हमें नुकसान हुआ, हमारे कई जवान शहीद हो गए, और उसकी वजह कर्नल शेर खान था। क्योंकि कर्नल शेर खान ने जिस तरह की रणनीति बना रखी थी और जिस तरीके से लड़ रहा था, उसका यह था कि ये चौकी छोड़ूंगा नहीं अपने जीते जी। लेकिन फिर भी चूंकि भारतीय जवान की तादाद बढ़ रही थी, टाइगर हिल पे पाकिस्तानी सेनाओं की तादाद कट रही थी, उनके रूट्स, उनके जो पहुंचने के रसद और बाकी हथियार गोले की लाइन वो काट दिया गया था। तो अब चारों तरफ से वो घिर रहे थे। अब जितनी आपके पास फौज और आपके पास गोला बारूद था उसी में मुकाबला करना था, और कर्नल शेर खान उसी में मुकाबला किया जा रहा था। 5 जुलाई की सुबह फिर ये मुकाबला होता है। दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी चलती है, लेकिन भारतीय फौज इस दिन हावी थी। घंटों चली इस लड़ाई के बाद
एक फौजी अफसर की तरफ से चलाई गई हमारे यहाँ से मशीन गन, उसका जो बस था, उसकी जो गोलियां थी, वो कर्नल शेर खान के सीने में जा लगती और कर्नल शेर खान गिर पड़ता है। कर्नल शेर खान के गिरते ही उनके बाकी जो सिपाही और फौजी थे साथ में, उनका भी हौसला टूट जाता है। फिर इस चौतरफा हमले में लगभग सभी मारे जाते हैं। टाइगर हिल पे हमारा कब्जा होता है, तिरंगा फहराया जाता है और ऑपरेशन विजय इसके साथ ही समाप्त होता है। 3 मई से शुरू हुआ ये करगिल युद्ध 26 जुलाई को खत्म होता है और पाकिस्तान की सारी जो टुकड़ियां थी जो पहले भाग गईं और जो बचे वो मारे गए। इसके बाद हमारे जवान टाइगर हिल पे पहुंचते हैं, टाइगर हिल पे कब्जा करते हैं, तिरंगा फहराते हैं। 30 पाकिस्तानी फौजियों की लाशें पड़ी हुई थी वहां पर और एक लाश थोड़ी अलग थी, वो 31वीं लाश थी। ये 31वीं लाश कर्नल शेर खान की थी। भारतीय फौज उन 30 लाशों को पूरे रस्म रिवाज के साथ वहीं दफना देती है, लेकिन हमारे जनरल बाजवा जो फौजी अफसर थे, वो कर्नल शेर खान की लाश को नहीं दफनाते। वो उस लाश को बाकी लोगों की मदद से टाइगर हिल से नीचे उतारते हैं, नीचे लाया जाता है। फिर वहां से कर्नल शेर खान की लाश को श्रीनगर ले जाया जाता है। श्रीनगर से शेर खान की लाश को दिल्ली लाया जाता है। दिल्ली लाने के बाद जनरल बाजवा अपने सीनियर अफसरों को बताते हैं कि शायद टाइगर हिल पे हमारा कब्जा बहुत पहले हो जाता, शायद ऑपरेशन विजय बहुत पहले कंप्लीट हो जाता, हम जीत जाते, शायद हमारे बहुत सारे फौजी अफसरों की जान बच जाती। लेकिन इन सारे शायद के बीच में अगर कोई एक आ रहा था तो वो एक वही शख्स था जिसकी लाश को टाइगर हिल से श्रीनगर और फिर श्रीनगर से दिल्ली लाई गए और वो लाश थी कर्नल शेर खान की। जनरल बाजवा ने अपने सीनियर से इजाजत ली और उन्होंने कहा कि मैं कुछ लिखना चाहता हूं, एक सिटेशन होता है जो रिकमेंडेशन होता है। सीनियर अफसरों ने कहा ठीक है। जब लाश को लाई गई तो कर्नल शेर खान के जेब से एक लेटर मिला। ये लेटर उनकी बीवी का लिखा हुआ था और शेर खान की बीवी ने लिखा था कि हम लगातार यहां पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तुम बहुत बहादुरी से लड़ रहे हो, ऐसे ही लड़ो। इसके बाद जनरल बाजवा कहते हैं कि मैं एक लेटर लिखना चाहता हूं। दिल्ली लाने का मकसद यह था कि कर्नल शेर खान की लाश को पाकिस्तान को सौंप दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने इसलिए लाश लेने से मना कर दिया क्योंकि उनका शुरू से स्टैंड था कि करगिल में पाकिस्तानी सेना इन्वॉल्व नहीं है, ये वहां के घुसपैठिए या आतंकवादी हैं जो कश्मीरी हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भारत सरकार ने फिर कहा कि कर्नल शेर खान, इनसे जुड़े हुए सारे सबूत हैं, करगिल में पाकिस्तानी सेना जो लड़ रही थी उससे जुड़े हुए सारे सबूत हैं, चाहे वो हथियार हो, गोला बारूद हो, वर्दी हो, रैंक हो, नाम हो, आईडी प्रूफ हो, वो सारी चीजें। बीच में इंटरनेशनल कुछ इसमें मध्यस्थता की गई और आखिरकार पाकिस्तान को यह मानना पड़ा कि कर्नल शेर खान उनकी फौज का एक अफसर है, सेकंड लेफ्टिनेंट है, यंग एज। जब ये मान लिया पाकिस्तान ने तो भारत सरकार ने कहा कि हम पूरे सम्मान के साथ कर्नल शेर खान की लाश और एक और साथी की लाश थी जिसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई, हम आपको इस्लामाबाद भेजेंगे। पाकिस्तान सरकार ने इसका इंतजाम किया। भारत सरकार ने पूरे सम्मान के साथ कर्नल शेर खान की लाश को पाकिस्तान रवाना किया, लेकिन उससे पहले जनरल बाजवा ने जो करगिल युद्ध में लड़ रहे थे एक लेटर लिखा और वो लेटर पाकिस्तान की सरकार के नाम पे था। उस लेटर में उन्होंने लिखा कि ये नौजवान क्या खूब लड़ा कर्नल शेर खान के लिए, किस बहादुरी से लड़ा, इसीलिए इसका जो ड्यू है वो इसे मिलना चाहिए, इसका जो हक है वो इसे आपको देना चाहिए। यह लिखकर उस लेटर को, एक तरह से यह सिटेशन था, जनरल बाजवा ने वो खत कर्नल शेर खान के जेब में डाला था, जो वर्दी पहने हुए थे जिसमें मौत हुई थी, उसके पॉकेट में वो लेटर डाल दिया। उसके बाद उस लाश को ताबूत में रखा गया, पाकिस्तान रवाना कर दिया गया। पाकिस्तान ये लाश पहुंचती है कर्नल शेर खान की, बाकायदा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उस वक्त मिस्टर तरार कोई प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, शायद पूरा नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने रिसीव किया। वहां नमाज जो जनाजा है उसमें शामिल हुए और उसके बाद फिर
खैबर पख्तूनख्वा का एक गांव है जहां के रहने वाले थे कर्नल शेर खान, उस लाश को वहां के लिए रवाना कर दिया गया, जहां सैकड़ों पाकिस्तानी फौजी और तमाम लोगों ने आखिरी रस्म में हिस्सा लिया। इस बीच ये लेटर पाकिस्तान पहुंचने के बाद सामने आया, पाकिस्तान सरकार के, पाकिस्तानी मीडिया के। जनरल बाजवा का लिखा हुआ लेटर जो कर्नल शेर खान के लिए था कि क्या खूब लड़ा, क्या बहादुरी से लड़ा, इसे इसका ड्यू मिलना चाहिए, इसे इसका हक मिलना चाहिए। उस लेटर को पढ़ने के बाद पाकिस्तान सरकार मजबूर हो गई, न सिर्फ मजबूर हुई बल्कि मौत के बाद और एक भारतीय फौजी अफसर के इस रिकमेंडेशन पर, इस फरियाद पर कि इसे इसका हक देना चाहिए, क्या बहादुरी से लड़ा है, पाकिस्तानी सरकार ने कर्नल शेर खान को पाकिस्तान का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड निशान हैदर दिया, जो पाकिस्तान के इतिहास में अभी तक सिर्फ 11 लोगों को मिला है, सिर्फ 11, उसमें एक कर्नल शेर खान है। तो पाकिस्तान का, जैसे ये गैलेंट्री अवार्ड पाकिस्तान का जो हाईएस्ट है, हमारे यहां जो दिया जाता है फौजियों को, वो परमवीर चक्र है। तो इक्वल टू परमवीर चक्र के बराबर जो पाकिस्तान में हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है बहादुरी के लिए, उसका नाम है निशान हैदर। एक भारतीय अफसर की सिफारिश पर पाकिस्तान के हुक्मरान ने अपने एक अफसर को, जिसकी पहले वो लाश लेने से इनकार कर रहे थे, जिसे अपना मानने से इनकार कर रहे थे, जिसे पाकिस्तानी मानने से इनकार कर रहे थे, उसी अफसर को पाकिस्तान का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड दिया, निशान हैदर, जो सिर्फ 11 लोगों को अब तक मिला है पाकिस्तान में। जब ये अवार्ड मिला, वो लेटर कर्नल शेर खान के वालिद को मिला। उन्होंने उसे खोला, पढ़ा और फिर उन्होंने सबको बताया। इसके बाद कर्नल शेर खान के वालिद ने जनरल बाजवा और भारत सरकार को एक लेटर लिखा, शुक्रिया का खत, कि दुश्मन हो तो ऐसा हो कि जिसने अपने दुश्मन की तारीफ की है, अपने दुश्मन की बहादुरी की तारीफ की है, और उस तारीफ के बलबूते की वजह से, उस तारीफ की वजह से कर्नल शेर खान को वो इनाम मिला जिसका वो हकदार था। ऐसी कहानियां बहुत कम मिलती हैं। दो देशों के बीच में दुश्मनी, फौजों में लड़ाई, अपना गोलीबारी, बॉर्डर पे ये जंग, सब कुछ होता है, लेकिन दुश्मन फौज की एक दुश्मन तारीफ करे, इसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। तो जितना इसके लिए तारीफ कर्नल शेर खान के लिए करें, मुझे लगता है उससे ज्यादा तारीफ के हकदार जनरल बाजवा है, जिन्होंने बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी संकोच के अपने एक दुश्मन साथी के लिए ऐसा लेटर लिखा, ऐसी चीज लिखी कि पाकिस्तान सरकार को मजबूर होना पड़ा इस हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड को देने के लिए कर्नल शेर खान को। कर्नल शेर खान आज पाकिस्तान में हर एक कोई जानता है, और उसकी वजह सिर्फ है तो शायद जनरल बाजवा, जिन्होंने कर्नल शेर खान की बहादुरी को एक्सेप्ट किया और पाकिस्तानी हुक्मरान से कहा कि इसे इसका हक दो, क्योंकि एक नौजवान ने बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी है। करगिल वॉर के बहुत सारे सुने अनसुने किस्से हैं। ये हमारे एक सहयोगी हैं अंकित, इंडिया टुडे में, तो बात हो रही थी, अभी मैं पिछले 2-3 दिनों से पार्लियामेंट हाउस और विजय चौक पे था, तो कहानी की बात चली क्राइम तक की। तो अंकित ने जब मुझे ये कहानी सुनाई तो फिर मैंने इस पर रिसर्च किया और मुझे लगा कि आप तक पहुंचाना चाहिए, इसलिए कि इसमें बहुत बड़ा मैसेज है कि दुश्मन चाहे कैसा भी हो, अगर दुश्मन के अंदर कुछ अच्छी चीज है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। दूसरी, हमारे कई लोग शहीद हुए करगिल वॉर में, बहुत सारे नुकसान हुए, लेकिन हमारे फौज का एक अफसर इतनी सच्चाई के साथ अपने एक दुश्मन देश के फौजी अफसर के लिए ऐसी बातें लिखे, ऐसी अच्छी बातें लिखे, उसके हक के लिए लड़े और कहे कि इसे इसका हक दो, इससे अच्छी मिसाल क्या होगी। ये थी करगिल के उस हीरो की कहानी, जिसे हीरो बनाया हमारे एक फौजी अफसर ने, और जिनकी वजह से कर्नल शेर खान का पूरा परिवार आज भी आभार जताता है। तो आज कहानी में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।